तो ये क्वेश्चन है अपने सामने, इसका हम लोग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई पार्टिकल, कोई ब्लॉक है, ब्लॉक को हम लोग एक पॉइंट मास की तरह ही ट्रीट करते हुए चल रहे थे अभी तक, वो किसी h हाइट पर कोई ब्लॉक या पार्टिकल रखा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग mgh लिख दिए, अगर इसको रेफरेंस लेवल माना गया तो। यहां प्रॉब्लम क्या है कि ये कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, ये रॉड पूरा एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, तो इसका मास हर जगह, ग्राउंड से लेकर एल हाइट ऊपर तक हर जगह फैला हुआ है। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, इसमें पूरा का पूरा मास एक जगह पर था, यहां मास पूरा फैला हुआ है। तो अब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा जाए? ये एलिमेंट एल हाइट पे है, ये तो मिड पॉइंट पे है, ये यहां पर है, सब अलग अलग हाइट पर अलग अलग मास रखा हुआ है। अगर ऐसा है ना, तो अब हमको यहां पर करना क्या पड़ेगा? देखो, ये बिल्कुल इसी सिचुएशन के बराबर है कि हम यहां पर ग्राउंड से ऊपर कुछ पार्टिकल्स अलग अलग हाइट पर रख दिए, 1 2 3 4 5 6, सबका कुछ कुछ मास होगा, सबका कुछ कुछ हाइट है। तो अगर हम बोले कि बताओ इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये जो अलग अलग पॉइंट मासेस रखा हुआ है, तो तुम क्या करोगे? सबका पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग लिखकर ऐड करोगे, m1g h1 प्लस m2g h2 प्लस m3g h3। इस तरह से सबका पोटेंशियल एनर्जी लिखते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे, तो हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली यहां पर भी वही काम करेंगे, बट अब ये कंटिन्यूअस है, तो वो जो अपना सम है वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में होगा। जो हम लोग एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना सीखे थे कैलकुलस वाले पार्ट में, है ना, फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में, वहां पर लास्ट में हम लोग एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना सीखे थे थोड़ा बहुत, उसी का ये एक एग्जाम्पल है। और इसके बाद वाले चैप्टर में तो हम लोग ऐसा काफी सारा एग्जाम्पल देखने वाले हैं, एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करने वाला चीज। यहां पर करते हैं, पहले इसको रेफरेंस लेवल माना गया, तो हम क्या किए, यहां से x डिस्टेंस ऊपर एक एलिमेंट लिए dx, छोटा सा एक टुकड़ा लिए, एक पार्टिकल, इस छोटे से टुकड़े का छोटा सा मास हो गया dm। अब ये एक पॉइंट मास है जो कि h हाइट पर रखा हुआ है, तो इस छोटे से टुकड़े का छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी dm इंटू g इंटू h, dm इसका छोटा सा मास हो गया। अच्छा, dm का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? L लेंथ का मास m है, यूनिटरी मेथड, L लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास m बाई l, तो dx लेंथ का मास m बाई l इंटू dx। तो dx लेंथ का मास इतना हो गया, यही है अपना dm। सो du इज इक्वल्स टू m बाई l इंटू dx इंटू जी, h नहीं, x हाइट पर है, x। ये तो हो गया एक पार्टिकल का। ऐसे ढेर सारा पार्टिकल है, सबका पोटेंशियल एनर्जी हम ऐड कर लेंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो अब ऐड करने का मतलब है, यहां पर जब हम बहुत छोटे छोटे चीजों का समेशन करते हैं तो वो समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m बाई एल इंटू जी इंटू एक्स इंटू डी एक्स। इस पूरे मसाले को इंटीग्रेट कर लेंगे। लिमिट कहां से कहां तक जाएगा? तो भाई पहला एलिमेंट हमको कहां मिला? यहां पर x इक्वल टू 0 पर। आखिरी एलिमेंट l हाइट पर, तो x का लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर l तक जाएगा। सो u इज इक्वल्स टू m बाई एल इंटू जी, ये तो बाहर रहा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू l। तो u इज इक्वल टू m बाई एल इंटू जी इंटू एल स्क्वायर बाई 2। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया mgl बाई 2। कैलकुलेट कर लिया हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग यहां से थोड़ी देर के लिए एक रिजल्ट बनाएंगे।
देखने में ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा मास अगर हम इसके सेंटर पर रखे होते, इस रॉड की जगह इतने ही मास का एक ऑब्जेक्ट अगर L/2 हाइट पर मतलब इसके मिड पॉइंट पे रखा होता तो एग्जैक्टली यही पोटेंशियल एनर्जी मिलता, mg/L/2। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा मास तुम L/2 हाइट पर मान लो, रिजल्ट सेम आएगा। तो हम लोग इस बात को याद रखेंगे कि किसी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी अगर हमको लिखना है तो हम सारा का सारा मास, अभी हम खाली एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट मतलब एक वायर या रॉड का बात कर रहे हैं, आगे हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल में बात करने वाले हैं। फिलहाल के लिए कोई स्ट्रेट ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है, एक रॉड या वायर, तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए पूरा का पूरा मास हम कहां पर कंसंट्रेटेड मान लेंगे, उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट अभी खाली स्ट्रेट ऑब्जेक्ट के लिए है। जैसे मान लो अगर इस टाइप का सिचुएशन हो, ये ऐसा है, n लेंथ का रॉड है, ऐसे इंक्लाइन रखा हुआ है, इसको रेफरेंस लेवल बोल दिया गया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड। इस रॉड का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सारा का सारा मास सेंटर पर अज्यूम कर लेंगे। स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखना ये जो है इसका सेंटर वाला पॉइंट, यहां से बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये L/2 हो गया। तो अगर ये डिस्टेंस L/2 है तो ये जो हाइट है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L/2 साइन थीटा, इसको h बोल दें। देख लो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन, अगर ऐसे बात हजम ना हो रहा हो ये h मान लो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज h अपॉन L/2, सो h इज इक्वल्स टू L/2 साइन थीटा। ये आ गया सेंटर का हाइट। तो बस सेंटर जहां पर है पूरा का पूरा मास वहां पर हम लोग मान सकते हैं स्ट्रेट ऑब्जेक्ट के लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, h मतलब हाइट ऑफ सेंटर, खाली स्ट्रेट ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं तो mg/L/2 साइन थीटा। मान लो अगर इसमें थीटा 0 हो जाए, थोड़ी देर के लिए थीटा 0 हो जाए तो ये बिल्कुल ऐसे एकदम हॉरिजॉन्टल पूरा का पूरा ग्राउंड पे आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0। थीटा 0 कर दो, पोटेंशियल एनर्जी 0। और थीटा अगर π/2 हो जाए 90 डिग्री तो ये एकदम ऐसे वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल हो जाएगा तो हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे mg/L/2, थीटा 90 रख दो, साइन थीटा 1, पोटेंशियल एनर्जी mg/2। तो अब ये जो रिजल्ट हम लोग सीखे हैं ना कि स्ट्रेट ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर पे सारा का सारा मास रख देंगे पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए, इसको हम लोग अब इस्तेमाल करेंगे एक टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसको हम लोग नाम देते हैं चेन प्रॉब्लम। समझते हैं, ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये एक चेन रखा हुआ है।
मास m, लेंथ l। ये चेन, ये टेबल जो है ये स्मूथ है। इसका एक छोटा सा लिंक चेन का टेबल से बाहर की तरफ है। अब क्या होगा, इसको यहां से छोड़ देंगे तो जब छोटा सा ये लिंक बाहर की तरफ है तो इस पे ग्रेविटी लगेगा, ये नीचे ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगा और फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पे रोकने के लिए, तो ये स्लिप, ये जो चेन है ये धीरे धीरे स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा और ये चेन स्लिप होते होते नीचे आने लगेगा। ठीक है, हमको यहाँ पर ये बताना है कि जब पूरा चेन स्लिप हो चुका होगा तब चेन का स्पीड कितना होगा। तो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। फाइंड speed of the chain when it leaves the table. Speed of the chain when it leaves the table. सॉल्व करते हैं। फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, खाली यहां पर ग्रेविटी है। हम लोग यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमेशा लगा ही सकते हैं। ये चेन पूरा यहां से टेबल से स्लिप होकर नीचे आ गया और इसका स्पीड है v। टेबल वाले लेवल को, इसको हम लोग रेफरेंस लेवल मान लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, और हम अप्लाई कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना है? अब ये स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है, देखो स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है तो हम लोग इसका पूरा का पूरा मास इसके सेंटर पर रख देंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी इसका सेंटर यहां पर है, रेफरेंस लेवल पर है। रेफरेंस लेवल पर है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0, रेस्ट पर पड़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी 0। फिर यहां आ गया, अब इसका सेंटर यहां से रेफरेंस लेवल से L/2 नीचे है तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -mg L/2, रेफरेंस लेवल से नीचे है इसलिए नेगेटिव, प्लस काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। तो ये हो जाएगा mg L/2 इज इक्वल टू 12 mv²। m कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल। स्पीड ऑफ द चेन इज √gl। तो जब ये टेबल से पूरा नीचे उतर चुका होगा उस मोमेंट पर इसका स्पीड √gl के बराबर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं सिचुएशन में थोड़ा सा बदलाव लाकर। L लेंथ का चेन है लेकिन इस बार पूरा का पूरा चेन ऊपर नहीं है। L/4 लेंथ यहां से नीचे है, 3L/4 टेबल के ऊपर है और यहां से इसको रिलीज किया जा रहा है। सवाल वही है, फाइंड स्पीड ऑफ द चेन व्हेन इट लीव्स द टेबल। L/4 नीचे है, पहले नेग्लिजिबल लेंथ बाहर था, पूरा का पूरा चेन टेबल के ऊपर था, वही बताना है। सॉल्व करते हैं। अब क्या है, जब ये स्लिप होना चालू होगा, फाइनल स्टेज तो फिर से यही है। फाइनली स्लिप होकर जब ये यहां पहुंचेगा तो इसका स्पीड मान लेते हैं कुछ v हो चुका है और फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले इनिशियली देखते हैं। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखना है तो अब इसको एक
पार्ट की तरह मत देखना, इसको दो अलग अलग पार्ट में बांट लो, एक 3l/4 वाला, एक l/4 वाला, ठीक है, दो अलग अलग स्ट्रेट ऑब्जेक्ट। इसका सेंटर, ठीक है, इतने पार्ट का सेंटर तो यहां पर है, रेफरेंस लेवल पर है, तो इतने पोर्शन का तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, बचा ये वाला। वीडियो पॉज करो और इतने पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी लिखो, ठीक है। बहुत ज्यादा चांस है कि इसका गलत लिख देंगे हम लोग, सिली मिस्टेक होगा, है ना। पहली बार जो भी इसका लिख रहा होता, अगर कोई इसको पहले देखा हुआ है तो अलग बात है, लेकिन पहली बार अगर हम इसको लिख रहे हैं तो 90% लोग, इनफैक्ट हम बोलेंगे 95% लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी गलत लिख देते हैं। और कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन वो अपने को दिमाग में नहीं आता है। आई होप कि तुम लिख चुके होगे, अब हम लिखते हैं, और नहीं लिखे हो तो एक बार पॉज करके लिख लो, अपना अटेम्प्ट ले लो। देखो, इसका सेंटर यहां पर है, कितने डिस्टेंस पर, यहां से, ये अगर l/4 लेंथ का है तो इसका सेंटर यहां से l/8 नीचे है। इतने पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो रेफरेंस लेवल से नीचे है, तो सबसे पहले तो माइनस m/4 इंटू g इंटू l/8। सेंटर l/8 नीचे है, ये तो ठीक है, ये वाला चीज हम लोग छोड़ देते हैं। इसका मास भी तो m/4 होगा, 1/4 चेन है ये, बस यही था, ये वाला पार्ट छूट जाता है, 4 हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 0 रेस्ट पे था। फाइनली जब यहां पहुंच गया तो अब तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल चेन में कन्वर्ट हो चुका है, एक पूरा स्ट्रेट ऑब्जेक्ट। इसका सेंटर यहां पर है, कितने डिस्टेंस पर, l/2 डिस्टेंस नीचे। अब हम इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे -mg/l/2 एंड काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। तो -mg/l/32 is equals to -mg/l/2 plus 12 mv²। m कैंसिल, ये 2 से 2 यहां 16 आ गया। v² is equal to gl minus gl/16, this is 15 gl/16। तो v is equal to √of 15 gl/16। ये आ गया स्पीड। बात क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं, फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर दिया जाए, और इस बार ऊपर खींचते हैं चेन को। इस बार ये पूरा का पूरा चेन टेबल के नीचे है, टेबल रफ है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया हुआ है, और एक एक्सटर्नल, इसको ये F एक्सटर्नल लिखा हुआ है, इसको टेबल के ऊपर लाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल to slowly pull the chain on the table। वर्क डन बाय एक्सटर्नल टू स्लोली पुल द चेन ऑन द टेबल। इस एक्सटर्नल को, इस चेन को टेबल पर पुल करने में, इस टेबल पर रखने में कितना वर्क लगेगा, ये हमको बताना है। और स्लोली वर्ड का मतलब, जब भी स्लोली लिखा हुआ है, इसका मतलब एकदम धीरे धीरे ला रहा है, नेग्लिजिबल वेलोसिटी से। मतलब ये चेन को वेलोसिटी नहीं गेन करा रहा है, बस स्लोली स्लोली खिसकाते हुए एकदम नेग्लिजिबल वेलोसिटी से यहां से ऊपर ले जाके रख देना है। तो इस प्रोसेस में चेन के पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी
नहीं आएगा, ये हमको मानना है। स्लोली वर्ड का मतलब फिजिक्स में यही होता है। यही नहीं, कहीं पर भी लिखा हो तो स्लोली वर्ड मतलब एकदम नेग्लिजिबल वेलोसिटी से लेके आ रहा है, धीरे धीरे एकदम आराम से फुर्सत में। अब तो यहाँ वर्क पूछा है, अब यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन का कोई काम नहीं है क्योंकि वैसे भी फ्रिक्शन है। और दूसरा बात ये कि हमको इसका वर्क कैलकुलेट करना है। देखो वर्क जब कैलकुलेट करना, अब यहां से एक बात समझना, वर्क तुम जब भी वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर के अलावा भी कहीं वर्क कैलकुलेट कर रहे होगे, है ना, ये तो अब हर चैप्टर का पार्ट बन जाएगा वर्क कैलकुलेट करने वाला। ठीक है, वर्क कहीं भी किसी भी चैप्टर में पूछता है तो तुम्हारे पास दो तरीका है, एक डायरेक्ट तरीका और दूसरा इनडायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका है इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। अगर तुमको उस फोर्स का डिटेल मालूम है, एफ पता है एग्जैक्टली एक्सप्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेट करके निकाल लो, इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। और दूसरी बात, अगर तुमको फोर्स नहीं पता है, फोर्स का डिटेल्स नहीं पता है, तो दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट वे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और उस एक्सप्रेशन में तुमको वो जो जिसका वर्क चाहिए उसके अलावा बाकी सब कुछ मालूम होगा। जब बाकी सब कुछ मालूम है तो वो इक्वेशन तुमको उस फोर्स का वर्क दे देगा जो कैलकुलेट करना है। अब हम लोग यहां कैलकुलेट करके देखते हैं। ये बीच का कोई सिचुएशन एक्स लेंथ आ चुका है, और ये फाइनली पूरा चेन ऊपर है। ठीक है, हमको फोर्स का डिटेल नहीं मालूम है, या तो डायरेक्टली एफ डॉट डी एस से जाए, नहीं तो वर्क एनर्जी थ्योरम से। ये दो तरीका हो सकता है वर्क कैलकुलेट करने का। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, स्लोली बोला है, कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कराया है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो अगर हमको ऊपर तक ले जाने में ग्रेविटी का वर्क मालूम हो और फ्रिक्शन का वर्क मालूम हो तो अपना काम हो जाएगा। तो एक एक करके हम ग्रेविटी और फ्रिक्शन का वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रेविटी का वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर से वही समस्या है कि यहां से ऊपर अगर लेके गए, एक पार्टिकल होता और वो h हाइट ऊपर जाए तो ग्रेविटी का वर्क माइनस mgh, h हाइट ऊपर गया, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। लेकिन यहां पर तो क्या है कि जैसे जब ये चेन पूरा ऊपर चढ़ेगा तो ये पार्ट तो ऑलरेडी ऊपर है, इसको L/2 ऊपर जाना है, मिड पॉइंट को, इसको L ऊपर जाना है, हर पार्ट को अलग अलग जाना है। या तो ग्रेविटी का वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेट करो। एक तरीका तो यह है कि ग्रेविटी का वर्क ऐसे कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के लिए निकालना है, पार्टिकल तो है नहीं, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, रॉड वायर टाइप का चीज हो गया, इंटीग्रेट करें। नहीं तो मेरे पास दूसरा तरीका यह है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस डेल्टा यू। ग्रेविटी तो कंजर्वेटिव फोर्स है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज डेल्टा यू। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क लिखना है तो माइनस डेल्टा यू लिख सकते हो। तो ग्रेविटी यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका वर्क लिखना है तो माइनस डेल्टा यू, मतलब माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को लिखना आता है, तो हम यहां मान लिए टेबल वाले लेवल को रेफरेंस लेवल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0।
अब इनिशियली चेन का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? फाइनल देखते हैं पहले, ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल वाला पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो फाइनली तो चेन पूरा का पूरा टेबल के ऊपर है, इसका सेंटर यहीं पर होगा, तो सेंटर रेफरेंस लेवल पर है, ये फाइनल स्टेट है और ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है, अभी बीच वाले से मतलब नहीं है। तो इसका सेंटर जो है रेफरेंस लेवल पर है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखना है, तो इसका जो सेंटर है वो रेफरेंस से L/2 नीचे है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -mg/L/2, माइनस माइनस माइनस, तो ओवरऑल माइनस। वर्क डन बाय ग्रेविटी तो आ गया -mg/L/2। अब हम लोग फ्रिक्शन का वर्क लिखते हैं। फ्रिक्शन का वर्क क्या है कि फ्रिक्शन एक वेरिएबल फोर्स है। यहां पर देखो, इतने पार्ट पे फ्रिक्शन, ये जब इसको खींच रहा है तो फ्रिक्शन खाली इतने पार्ट पे लग रहा होगा, और कहां लग रहा होगा? पीछे की तरफ, इस तरह से लग रहा होगा फ्रिक्शन, खाली इतने पोर्शन। और ये फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? म्यू इंटू एन के बराबर। और एन तो वेरिएबल है, क्योंकि नॉर्मल जो इस पोर्शन पे लग रहा है वो तो इतने पार्ट का वेट के बराबर होगा ना। इतना जो पोर्शन है, इस पोर्शन का जो वेट है वही नॉर्मल के बराबर होगा, और ये जैसे जैसे चेन ऊपर आ रहा है ये वेट बढ़ते जा रहा है, तो नॉर्मल वैरी कर रहा है, इसीलिए फ्रिक्शन वैरी कर रहा है। तो फ्रिक्शन वेरिएबल फोर्स है, तो फ्रिक्शन का वर्क निकालना है तो इंटीग्रेट करके निकाल लेते हैं। तो पहले फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन क्या है ये देख लेते हैं। नॉर्मल कितना होगा? तो नॉर्मल इतने पार्ट का वेट होगा, इतने पार्ट का मास कितना होगा? तो m/L इंटू x इंटू जी। वही बात है, L लेंथ का मास m है तो यूनिट लेंथ का मास m/L, तो x लेंथ का मास m/L इंटू x। तो x लेंथ का मास इतना हो गया इंटू जी, ये हो गया नॉर्मल, तो ये हो गया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, मतलब म्यू mg/L इंटू x। फ्रिक्शन x पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेस हम लोग इधर कर रहे हैं, फ्रिक्शन इधर लग रहा है। वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज -F इंटू dx। वेरिएबल फोर्स से इंटीग्रेट कर लेंगे। माइनस क्यों लगाए? क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है और खींच हम लोग इधर रहे हैं। माइनस म्यू mg x/L इंटू dx, कहां से कहां तक? 0